हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आशा है आप सब अच्छे होंगे और लगाकर पढ़ रहे होंगे। आइए पढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट 4 बाल विकास एवं शिक्षण विधि। इसमें उनका क्वेश्चन है फर्स्ट, बुद्धि ने 4 शब्दों में निहित है। बुद्धि 4 शब्दों में निहित है। ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? किस मनोवैज्ञानिक का है यह कथन? इसमें हमारा ऑप्शन है ए। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा इसमें? ए ऑप्शन, बीने ने कहा है कि उपरोक्त कथन मनोवैज्ञानिक बीने का है। सामान्य तर्क करने के सीखने व चिंतन करने, कल्पना करने व अमूर्त चिंतन करने की योग्यता बुद्धि कहलाती है। ठीक है। वुडवर्थ ने क्या कहा है? बुद्धि कार्य करने की विधि है। टर्मलन ने कहा है बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में है, सोचने की योग्यता है। रायबर्न ने कहा है बुद्धि वह शक्ति है जो हमको समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्धि में योग्यता सेकंड देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ये है, सेकंड है ये। बुद्धि में योग्यता होती है, क्या योग्यता होती है बुद्धि में? तो इसका हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सारी योग्यताएं हैं, उपरोक्त सभी योग्यताएं हैं, है ना। सीखने की योग्यता होनी चाहिए और अमूर्त चिंतन की योग्यता होनी चाहिए, समस्या का समाधान करने की योग्यता होनी चाहिए। ठीक है। सामान्यतः बुद्धि में निम्नलिखित प्रकार की योग्यताएं होती हैं: सीखने की योग्यता, अमूर्त चिंतन करने की योग्यता, समस्याओं का समाधान करने की योग्यता, अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता, संबंधों को समझने की योग्यता, अपने वातावरण को सामंजस्य करने की योग्यता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3, शिक्षा के कितने प्रमुख ध्रुव हैं? कितने प्रमुख ध्रुव हैं शिक्षा के? 3 प्रमुख ध्रुव हैं, है ना। कौन कौन से हैं? शिक्षा के 3 प्रमुख ध्रुव हैं। फर्स्ट है शिक्षक, सेकंड शिक्षार्थी, थर्ड है पाठ्यक्रम। जो हमें पाठ्यक्रम पढ़ना है वह होता है। ठीक है। और शिक्षक जो हमारा शिक्षक होते हैं, जो हमें शिक्षा देते हैं। शिक्षार्थी जो लेते हैं शिक्षा। शिक्षक एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसका अर्थ होता है ज्ञान प्रदान करना या तत्वों का बोध कराना, अर्थात बालकों को ज्ञान, सूचना, जानकारी व परामर्श देना ही शिक्षक है। जैसे जेम्स ए थाइन ने कहा है, समस्त शिक्षण का अर्थ सीखने में वृद्धि करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4, उत्तम शिक्षण की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं? उत्तम शिक्षण की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं? तो इसमें हमारा हो जाएगा ये भी, इसमें उपरोक्त सभी हैं, है ना। इसका भी सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हैं। वांछित सूचनाएं प्रदान करना, निर्देशात्मक जनतांत्रिक मूल्यों का आधार होना, प्रेरणात्मक व सृजनात्मक होना, ये सभी हैं। ठीक है। तो इसमें हमारा ये सभी हो जाएंगे। रुचि, आनंददायी, प्रभावी, व्यवहारिक व बौद्धिक बोधगम्य बनाना, शिक्षण द्वारा अपनाए गए जिस तरीके से छात्र अच्छी तरह से सीख जाए वही शिक्षण की उत्तम विधि होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 है हमारा, शिक्षा में दृश्य श्रव्य सामग्री जैसे ओवरहेड, प्रोजेक्ट, दूरदर्शन तथा कंप्यूटर का उपयोग किस विषय वस्तु का द्योतक है? किस विषय वस्तु का द्योतक है ये? इसमें हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन सही, शैक्षणिक प्रौद्योगिक का। ठीक है। इसमें शिक्षण के, तो इसमें है हमारा शिक्षण के दृश्य श्रव्य सामग्री जैसे ओवरहेड, प्रोजेक्ट, दूरदर्शन, कंप्यूटर, सीडी, डेस्क
LCD मॉनिटर इत्यादि का उपयोग शैक्षणिक प्रौद्योगिकी का द्योतक है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी की विशेषता है कि शिक्षार्थियों को आवश्यकता अनुसार शिक्षण विधि अधिगम के उद्देश्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तथा संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित कराएं। शिक्षा में प्रौद्योगिकी सम्मिलित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 क्वेश्चन। 6 है हमारा शैक्षिक प्रौद्योगिकी के प्रमुख तत्वों में सम्मिलित है। क्या है प्रमुख तत्व सम्मिलित हैं इसमें? उपरोक्त सभी तत्व सम्मिलित हैं, जैसे अभियांत्रिक, प्रबंध शास्त्रीय, साइबरनेटिक, उपरोक्त सभी हैं ना। भारत में शैक्षिक प्रौद्योगिकी के विभिन्न आयाम, उपरोक्त सभी कथन शैक्षिक प्रौद्योगिकी के विभिन्न आयामों को प्रदर्शित कर रहे हैं। शैक्षिक प्रौद्योगिकी के आयाम: शिक्षा में प्रौद्योगिकी, शिक्षा के प्रौद्योगिकी और शिक्षा के ध्येय, संचार, संप्रेषण, कार्यनीति, ये सब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 क्वेश्चन क्या है ये, मुक्त विद्यालय प्रणाली की विशेषताओं में शामिल है। मुक्त विद्यालय प्रणाली की विशेषताओं में शामिल है, कौन सी विशेषताएं शामिल है? ये वाली। उपरोक्त सभी विशेषताएं शामिल हैं, जैसे प्रवेश योग्यता तथा आयु सीमा में मुक्त प्रवेश देना, विश्व शिक्षण के माध्यम के चयन की छूट व परीक्षा की लचीली योजना होना, शैक्षिक व व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में से निम्न विषयों के चयन की स्वतंत्रता होना, उपरोक्त सभी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसके उपरोक्त सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8, जन्म के समय बच्चे का मन साफ स्लेट की तरह होता है। ठीक है, साफ स्लेट की तरह होता है जो पर्यावरण में विकसित होता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है यह कहा है? इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, विलियम जेम्स ने कहा है ये, है ना। विलियम जेम्स ने कहा है कि बाल विकास के विभिन्न चरण होते हैं जिसके आधार जेम्स, उपरोक्त कथन प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स का है। आयु बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति सामान्यतः अधिक सक्षम व सामाजिक रूप से परिपक्व व संवेगात्मक रूप से स्थिर हो जाता है। जैसे बाल विकास में 3 अंत संबंधी प्रक्रिया निहित है। ठीक है, बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? बाल विकास की 9 क्वेश्चन है। बाल विकास की 6 अवस्थाएं होती हैं। इसमें है बाल विकास के विभिन्न चरण होते हैं जिसके आधार पर उसे 6 भागों में विभाजित किया जाता है। जैसे यद्यपि प्रत्येक चरण का अन्य चरणों के साथ एक व्यापक संबंध होता है, तो भी उसकी अपनी अन्य विशिष्ट आवश्यकताएं और अपेक्षाएं होती हैं। प्रसव पूर्व काल, भ्रूण अवस्था, गर्भाधान से 8 सप्ताह, गर्भावस्था 8 सप्ताह से जन्म तक, इसी समय को नवजात काल कहा जाता है। शैशव अवस्था, जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म के 2 वर्ष तक शैशवावस्था होती है। प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रारंभिक काल बाल्यकाल 2 से 6 वर्ष तक। मध्य बाल्यकाल 6 से 12 वर्ष तक। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक। प्रौढ़ावस्था 18 से 40 वर्ष तक। संगठन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 है हमारा, संगठन की अनिवार्यता विशेषता कौन सी है? संगठन की अनिवार्यता और विशेषताएं कौन सी हैं? तो इसमें हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त सभी हैं। व्यक्तियों का समूह, सामान्य लक्ष्य, सामूहिक क्रियाकलाप, ठीक है, उपरोक्त सभी हैं। सामान्य व्यक्तियों का समूह, सामान्य लक्ष्य, सामूहिक क्रियाकलाप, प्राधिकार का प्रत्यायोजन, समन्वय, ठीक है, संबंध, नेतृत्व,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11, जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान के स्थापना देश। अब स्थापना देश कौन सा है हमारा, देश की पहली बार कब हुआ, तो इसमें 1887 में 1987 में हुआ इसका, 1987 में। ठीक है। प्रथम शिक्षा नीति 1886 में जिला स्तर पर जिला शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थान खोलने का प्रस्ताव किया गया। तत्पश्चात वर्ष 1987 में देश की पहली बार जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हुई। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना नई दिल्ली में वर्ष 1986 में की गई। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना वर्ष 1953 में हुई, जबकि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987-88 में आरंभ हुआ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12, निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है, ये है, इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें है बी ऑप्शन सही इसका, रोसा स्याही धब्बा परीक्षण प्रेस। ठीक है, ये वाला रोसा स्याही परीक्षण के प्रतिपादक हरमन रोसा थे, जबकि प्रेसी कार्स आउट परीक्षा से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13, मनोवैज्ञानिक गेगन ने किस अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है, किस अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है ये, इसमें हमारा है बी ऑप्शन सही, अधिगम के श्रेणी क्रम से संबंधित है। ठीक है, अधिगम के श्रेणी क्रम से संबंधित है ये, इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। गेगने का संबंध अधिगम के श्रेणी क्रम से है। गेगने अपनी पुस्तक द कंडीशन ऑफ लर्निंग में सीखने के 8 प्रकारों का वर्णन किया है। यह श्रृंखला सरल से जटिल होती है। ठीक है, समस्या, समाधान, सिद्धांत, प्रत्यय, बहुभेद, शब्द अधिगम, श्रृंखला अधिगम, उद्दीपन अनुक्रम या अधिगम, संकेत अधिगम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14, बुद्धि का तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, केटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है सी ऑप्शन, केटेल ने। बुद्धि का तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत तरल मोजेक मॉडल मनोवैज्ञानिक केटेल द्वारा दिया गया था। इस सिद्धांत की मूल मान्यता यह है कि व्यक्ति में तर्क अथवा सोचने की शक्ति जन्मजात होती है, अर्थात उसमें पर्यावरण कारकों व वातावरण का कोई योगदान नहीं होता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15, प्रधानाचार्य के लिए विद्यालय में कौन से नेतृत्व शैली सर्वाधिक उपयुक्त होती है, कौन सी नेतृत्व शैली सर्वाधिक उपयुक्त होती है, बी ऑप्शन राइट होगा, लोकतांत्रिक नेतृत्व। प्रधानाचार्य के लिए विद्यालय परिसर में लोकतांत्रिक व प्रजातांत्रिक नेतृत्व शैली का होना अति आवश्यक है, जिसके कारण वे छात्रों में सुरक्षा की भावना नहीं पनपती और उनका अधिगम सुचारू रूप से चलता रहता है। प्रेरक नेतृत्व कक्षा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16, निम्न में से कौन साहचर्य के नियम से संबंधित है, साहचर्य के नियम से कौन संबंधित है, उपरोक्त सभी। जैसे ए ऑप्शन है हमारा समीपता का नियम, समानता का नियम, वैषयम का नियम। ठीक है, तो इसमें उपरोक्त सभी हैं। ठीक,
और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को मुख्य ग्रंथ कहते हैं? किसको मुख्य ग्रंथ कहते हैं? तो इसमें है हमारा बी ऑप्शन सही, पीयूष ग्रंथि को मुख्य ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथि को मुख्य ग्रंथि कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को मुख्य ग्रंथि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रसार जो होता है वह केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। ठीक है, किसी श्रेणी में 4 का वह मान जो उस श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहलाता है। केंद्रीय प्रवृत्ति की मुख्य माप निम्नलिखित है। माध्यमिका बहुलक। निम्नलिखित या ग्रुप पर आंकड़ों को प्रस्तुत करने के लिए 3 विधियां होती हैं। स्तंभाकृति, आवृत्ति विवरण, बहुभुजन संचय आवृत्ति लेखा चित्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19, अधिगम पठार का कारण नहीं है। अधिगम पठार का कारण नहीं है, तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अभ्यास की प्रमुखता। अभ्यास की प्रमुखता पठार का कारण नहीं है। ठीक है, अभ्यास की प्रमुखता अधिगम पठार का कारण नहीं है। अधिगम के पठार के कारण है शारीरिक सीमा, गलत पद्धति, प्रेरणा का अभाव, गलत क्रम, अभ्यास का अभाव, सामग्री, एकांगीपन, त्रुटियों का स्थानांतरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 20, एक शिक्षक को कल्पना के विकास के लिए क्या क्या करना चाहिए? तो क्या क्या करना चाहिए कल्पना के विकास के लिए एक शिक्षक को? तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इसमें है हमारा, इसका ऑप्शन है हमारा उपरोक्त सभी। कहानी सुनना चाहिए, ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए, रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए, उपरोक्त सभी हैं। ठीक है, एक शिक्षक को कल्पना के विकास के लिए क्या क्या करना चाहिए? है ना, सामाजिकरण के लिए प्रेरित होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, राइट ऑप्शन, ये सभी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 है 21 है ये। सेकंड, सिंगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व के कितने घटक स्वीकार किए हैं? कितने घटक स्वीकार किए हैं? ए ऑप्शन है इसका आंसर, ए ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। 2 घटक स्वीकार किए हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था ये? इसमें हमारा बी ऑप्शन है, अब्राहम मैस्लोनी ने किया था प्रतिपादित। ठीक है, अब्राहम मैस्लोनी ने वर्ष 1954 में आवश्यकता के पदानुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसे अभिप्रेरणा के मांग के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। मैस्लोनी ने मनुष्य की 5 आवश्यकताओं को चिन्हित किया जिससे मनुष्य अभिप्रेरित होता है। नंबर 1 है आत्म परीक्षण, सम्मान, संबंध स्वीकृति, सुरक्षा, बचाव, शारीरिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13, इसका हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 23, उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण किस शिक्षण विधि के सोपान है? किस शिक्षण विधि के सोपान है ये? तो इसमें हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन सही, आगमन विधि के सोपान है। ठीक है, इसका हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, आगमन विधि 23 का।
23 उदाहरण निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण का सोपान आगमन विधि के अंतर्गत आता है। 24 है क्वेश्चन नंबर 24, अधिगम द्वारा अधिगम अथवा सीखने के हस्तांतरण के नियमों से कौन संबंधित है? कौन संबंधित है इसमें? इसमें भी उपरोक्त सभी संबंधित हो जाएंगे। इसमें भी उपरोक्त सभी संबंधित हैं, तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। एक समान तत्वों का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत, गेस्टाल्ट का सिद्धांत। ठीक है, उपरोक्त सभी अधिगम अथवा सीखने के स्थानांतरण के नियमों के संबंध में अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत निम्नलिखित हैं। एक समान तत्वों का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत, मानसिक प्रभावों का सिद्धांत, दो तत्वों का सिद्धांत, गेस्टाल्ट सिद्धांत, हेरलो को अधिगम का सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25, बाल विकास के वे पक्ष जिन पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है वे कौन कौन से हैं? उपरोक्त सभी हैं, तो इसमें मानसिक विकास का प्रभाव हो जाएगा एक, तो ये सभी हो जाएंगे। नंबर 1 है मानसिक विकास का प्रभाव, नंबर 2 है शारीरिक अंतर का प्रभाव, व्यक्तित्व विकास का प्रभाव, उपरोक्त सभी हैं। ठीक है, बाल विकास के व्यक्तित्व के प्रत्येक पहलू पर भौगोलिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है और वंशानुक्रम के साथ साथ वातावरण का भी प्रभाव बाल के विकास पर पड़ता है। जैसे मानसिक विकास का प्रभाव, शारीरिक अंतर का प्रभाव, व्यक्तित्व विकास का प्रभाव, शिक्षा का प्रभाव, सामाजिक गुणों का प्रभाव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26 है STM का पूरा नाम बताइए। STM का पूरा नाम है अल्पकालीन स्मृति। अल्पकालीन स्मृति है, इसमें हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा इसका, अल्पकालीन स्मृति, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अल्पकालीन स्मृति STM का इसका पूरा नाम 13 से 17 के मध्य इस प्रकार स्मृति का तेज से विकास होता है। किसी तथ्य का या सूचना को याद करके पुनः तुरंत सुना देना की अल्पकालीन स्मृति है। ठीक है, 26 हो जाएगा। 27 है मानसिक स्वास्थ्य और डैश है घनिष्ठ संबंध होता है। निम्न दिए गए विकल्पों से खाली स्थान भरिए। इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा समायोजन। ठीक है, समायोजन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 27 वातावरण के साथ समायोजन की क्षमता मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का संकेत होता है। शतरंज एवं कार्ड से बौद्धिक खेलों के श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28 है बीने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है। इसमें है डी ऑप्शन, विशिष्ट बुद्धि का ऑप्शन हो जाएगा इसमें है। ठीक है, विशिष्ट बुद्धि का हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, विशिष्ट बुद्धि का। 28 विशिष्ट या व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का मापन बीने साइमन परीक्षण द्वारा किया जाता है। बीने साइमन मनोवैज्ञानिकों ने इस मनोवैज्ञानिक परीक्षण को वर्ष 1905 में विकसित किया था। नेक्स्ट है हमारा 29 कौशल सीखने की पहली अवस्था है। कौशल सीखने की पहली अवस्था कौन सी है? कौशल सीखने का प्रथम चरण अनुकरण होता है। अनुकरण विधि के द्वारा ही बालक किसी कार्य को करने का प्रयत्न करता है तथा उस कार्य को करने में उत्पन्न समस्याओं को समझाने का प्रयास भी करता है। ठीक है, कौशल सीखने की पहली अवस्था है कौन सी? इसमें है हमारे ऑप्शन ये अनुकरण की अवस्था, और अनुकरण की अवस्था हो जाएगा इसका बी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, अनुकरण की अवस्था। ठीक है, 13 क्वेश्चन है हमारा किस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का शिलालेख कहा जाता है?
किस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का शिलालेख कहा जाता है? तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच हो जाएगा, एक राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका 30 का। वुड डिस्पैच, वुड डिस्पैच या वुड घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्ट शिलालेख कहा जाता है। वुड डिस्पैच 19 जुलाई सन 1854 को जारी किया गया था। 100 अनुच्छेदों वाले इस प्रस्ताव में शिक्षा के उद्देश्य, माध्यमिक सुधारों इत्यादि पर वृहत रूप से विचार किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अच्छा ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34, 30 हो गया। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट है हमारा हिंदी भाग सेकंड, हिंदी का है, हिंदी भाषा। इसमें ये पोयम दे रखी है, शायद कविता है। निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उससे संबंधित प्रश्न 31 से 35 तक के उत्तर दीजिए। ठीक है, इसको हम अवतरण को ध्यान से पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चन इसी में आंसर है। जो बीच राह में बैठ गए वे बैठे ही रह जाते हैं, जो लगातार चलते रहते वे निश्चय मंजिल पाते हैं। वे कायर हैं जो हार गए, नर नाहरबाजी मार गए, इन तूफानों से टकराकर हिम्मत वाले उस पार गए। ठीक है, कितनी अच्छी पोयम है, कितनी अच्छी है ना। एक बार और पढ़ते हैं। जो बीच राह में बैठ गए वे बैठे ही रह जाते हैं, जो लगातार चलते रहते वे निश्चय मंजिल पाते हैं। वे कायर हैं जो हार गए, नर नाहरबाजी मार गए, इन तूफानों से टकराकर हिम्मत वाले उस पार गए। ठीक है, कितने अच्छी क्वेश्चन है ये, कितनी अच्छी पोयम है, जो आपको जो लगातार पढ़ते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, उनको निश्चित ही मंजिल मिलती है। और जो हार गए कि हमसे नहीं होगा, बहुत हार्ड है, बहुत कठिन है, बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, और वे बस इसको ही देख के कि कठिन पेपर आएगा, मैं कैसे करूँगा, मुझसे नहीं होगा, ऐसे ही सोच के बस बैठ जाते हैं कि हमसे तो होगा नहीं, तो उनको मंजिल नहीं मिलती। और जो लगातार करते रहते हैं, कंटिन्यू करते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा करते रहते हैं, आज थोड़ा कर लिया, कल थोड़ा कर लिया, कल लगातार करते रहते हैं, उनको मंजिल मिल जाती है, उनको आसान लगने लगती है। ठीक है, इस तरह से ही कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। देखिए क्वेश्चन है 31, जीवन में मंजिल किसे मिलती है? तो इसमें बी ऑप्शन है, लगातार चलने वालों को जीवन में मंजिल मिल जाती है। ठीक है, जो जीवन में लगातार चलते रहते हैं उनको क्या मिलती है? मंजिल लगातार चलने वालों को ही मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31 की व्याख्या है, लगातार चलने वालों को जीवन में मंजिल मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, केवल ने कवि ने किन लोगों को कायर कहा है? बताइए, कवि ने जो हारने वालों को कायर कहा है, जो हार मानकर बैठ गए वे ही कायर होते हैं, उनको मंजिल नहीं मिलती। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ इसका 32 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 33, बाजी मार गए से क्या तात्पर्य है? बाजी मार गए से तात्पर्य है जीत गए जो है ना, उनसे ही वे बाजी मार गए, यानी कि कठिन परिश्रम करके बाजी मार गए। अपनी थोड़ी थोड़ी वे रोजाना थोड़ा थोड़ा याद करते रहे, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहे, थोड़ा थोड़ा परिश्रम करते रहे और हार नहीं मानी उन्होंने, और चलते रहे अपनी लक्ष्य को हासिल करके ही हौस लिया उन्होंने, तो वे जीत गए, उनको जीत मिलनी है ना, तो वही बाजी मार गए। ठीक है, लगातार चलने वालों की ही जीत होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 33 हो गया। 34, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34, ये रहा। इन तूफानों से टकराकर कवि किन तूफानों की बात कर रहा है? किन तूफानों की बात कर रहा है कवि? तो इसमें है
इसमें 34 है क्वेश्चन। कवि इन तूफानों में से टकराकर कवि किन तूफानों की बात कर रहा है? कवि कर रहा है कठिन परिस्थितियों की बात कर रहा है ना, कठिन परिस्थितियों की बात कर रहा है ना। कठिन परिस्थितियाँ आती हैं, उनसे टकराकर, उनको पार करके, उन पे विजय पाकर तभी जीत मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35। बीच राह में बैठ गए का अर्थ क्या है बताइए। इसमें सी ऑप्शन है 35 है। बीच राह में बैठ गए, निराश होकर काम को अधूरा छोड़ दिया, तो वह बीच राह में बैठ गए, तो उसको कहते हैं बीच राह में बैठ गए जो निराश होकर अधूरा काम छोड़ दिया। बीच राह में बैठ गए का अर्थ है निराश होकर काम को अधूरा छोड़ देना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है, हमारा आंसर हो जाएगा इसका निराश होकर काम को अधूरा छोड़ देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है 36 का? भाषा की सबसे छोटी इकाई है ध्वनि। क्या है सबसे छोटी इकाई? वर्ण है इसमें तो, है ना। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। ठीक है। ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और ध्वनि को ही क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण है। 37 है। गेहूं शब्द का तत्सम है गोधूम। ये ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, गोधूम। 37 का गेहूं तद्भव शब्द है जिसका तत्सम है गोधूम। शेष विकल्प संगत नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 38। जंगम का विलोम शब्द बताइए। जंगम का विलोम शब्द क्या होगा? अस्थावर हो जाएगा जंगम का विलोम शब्द अस्थावर है। दुर्गम एवं अगम का एक ही अर्थ व्यक्त करते हैं। जिसका विलोम सुगम होता है, चंचल का विलोम स्थिर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 33 नहीं 39, तो इसमें स्थावर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39। समरूपी शब्द उपकार का सही अर्थ स्पष्ट करिए। तो इसमें सही अर्थ हो जाएगा इनका अपकार और उपकार का बुराई और भलाई। ठीक है। बी ऑप्शन हो जाएगा। थर्टी का 39। अपकार का अर्थ है बुराई तथा उपकार का अर्थ है भलाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? लिंग की दृष्टि से दही पुल्लिंग है। ठीक है। लिंग की दृष्टि से दही पुल्लिंग शब्द है। इक्रांत संज्ञा जैसे नदी, रोटी, टोपी इत्यादि स्त्रीलिंग होते हैं, किंतु अपवाद स्वरूप घी, मोती, दही पुल्लिंग शब्द की श्रेणी में आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में प्रयोग नहीं होता? एक वचन में कौन सा शब्द प्रयोग नहीं होता? तो इसमें हमारा है गुड़िया, जो एक वचन में प्रयोग नहीं होता। 42 है। निम्नलिखित वाक्यों में पुरुषोत्तम सर्वनाम की पहचान है। हमने पत्र लिखा, है ना, हमने पत्र लिखा विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 43। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अन्यासोक्ति विशेष है। ए ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में अकर्मक क्रिया कौन सी है? अकर्मक क्रिया कौन सी है इसमें? तो इसका हो जाएगा हमारा
बालक सो रहा है अकर्मक क्रिया है ना। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बालक सो रहा है। काल कितने प्रकार के होते हैं, तो ये हो जाएगा, इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन, 3 प्रकार के होते हैं काल। काल 3 प्रकार के होते हैं, जैसे वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 46। जहाँ कर्ता को प्रकट ना करना हो वहाँ कौन सा वाच्य होता है, तो वहाँ कौन सा वाच्य होता है, वहाँ कर्म वाच्य होता है। बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, कर्म वाच्य। जहाँ, ठीक है, कर्मवाच्य होता है। नेक्स्ट है हमारा 47। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। संस्कार शब्द में सम्य शब्द का प्रयोग हुआ है, इसमें ए ऑप्शन इसका सही है ना। संस्कार शब्द में सम्य उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। सम्य का अर्थ है, सम्य का अर्थ है भली प्रकार, उत्कृष्ट, साथ या पूर्ण संस्कार, पूर्णतया, संयोग, दोष दूर करना, सुधार, मन में पड़ने वाला प्रभाव, धार्मिक रीति रिवाज आदि हैं। ठीक है। 48 है भावुक में उक प्रत्यय है, जबकि शेष सभी में कै प्रत्यय हैं। ठीक है। 48 क्वेश्चन है हमारा, किन शब्द में कै प्रत्यय नहीं है। किन शब्द में कै प्रत्यय नहीं है भावुक में, तो इसका है हमारा, इसमें सी ऑप्शन है भावुक। भावुक में उक प्रत्यय है, जबकि शेष सभी में कै प्रत्यय हैं। ठीक है। कारक, गायक, चालक, इन सब में है कै प्रत्यय, इसमें कै प्रत्यय इसमें नहीं है। ठीक है। यही है हमारा राइट ऑप्शन। 49 है निम्नलिखित में से किसे विसर्ग संधि है, किसमें विसर्ग संधि है, तो ये ऑप्शन ए है, निरंतर में विसर्ग संधि है। तो निरंतर का संधि विच्छेद है निहि प्लस अंतर। निहि प्लस अंतर की वजह से इसमें निहि में विसर्ग आ गए, तो इसलिए यह विसर्ग संधि हो गई। यह विसर्ग संधि है। यहाँ पर विसर्ग के बाद ए आने पर रै हो जाता है। दिग्गज एवं जगदीश व्यंजन संधि है, जबकि महिष में दीर्घ संधि है। ठीक है। दिग्गज और, है ना, महिष में दीर्घ संधि है और दिग्गज और जगदीश में व्यंजन संधि है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। यथाशक्ति में कौन सा समास है। यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है इसमें, है ना, सी ऑप्शन है ये। इसमें कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास हो गया सी ऑप्शन। यथाशक्ति प्रथम पद की प्रधानता होने के कारण अव्ययी भाव समास हो गया। इसमें 51 है विराम चिन्ह के बारे में सही वाक्य नहीं है। कौन सा नहीं है सही वाक्य, विराम चिन्ह के बारे में सही वाक्य नहीं है। कौन सा वाक्य नहीं है सही, तो इसमें है हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही, है ना। सही ऑप्शन है इसमें सी ऑप्शन, विराम चिन्हों की जगह वर्णमाला में है, तो ये है गलत। ठीक है। विराम चिन्हों की जगह वर्णमाला में है, यह वाक्य पूर्ण त्रुटिपूर्ण है, शेष सभी सही वाक्य हैं। ठीक है। विराम चिन्ह की जगह वर्णमाला में नहीं है। विराम चिन्ह अर्थ संप्रेषण को सुगम बनाते हैं, विराम चिन्हों की जगह वर्णमाला में है, ये गलत है। विराम चिन्ह वाचक और अर्थ भेद दोनों को ही अपना वजन रखते हैं। अब दोनों ही अपने में वजन रखते हैं। ठीक है। दोनों ही तरह से अपना वजन रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 52। ये है बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा का अर्थ है, तो जिस पर बीतती है वही जानता है। ठीक है। इसमें डी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है। इसका आंसर है जिस पर बीतती है वही जाने, है ना, कि पीड़ा का अर्थ है यह।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 53, जहाँ उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ होता है क्या? होता है वहाँ आंसर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसका आंसर है ए आंसर है इसका 53 का। जहाँ उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 54, कवि धूमिल का पूरा नाम बताइए। कवि धूमिल का पूरा नाम है 54 का ऑप्शन हो जाएगा हमारा इसमें सी ऑप्शन, सुदामा पांडे हो जाएगा इसका धूमिल, है ना। 53 का जहाँ 54 कवि धूमिल का पूरा नाम सुदामा पांडे धूमिल था। इनकी प्रमुख कृतियाँ संसद से सड़क तक सन 1972 में, कल सुनना मुझे तथा सुदामा पांडे का प्रजातंत्र सन 1983 है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 55, क्वेश्चन नंबर 55 है इसका सुदामा पांडे जगह। इसका क्वेश्चन नंबर 55, बच्चा सबसे पहले सीखता है क्या? क्या सीखता है सबसे पहले? बोलना सीखता है सबसे पहले, है ना। बच्चा बोलना सीखता है। बच्चा पढ़ना व लिखना सीखने से पहले बोलना सीखता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 56, ध्वनि के कितने प्रकार होते हैं? ध्वनि के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं ध्वनि के। ध्वनि के 2 प्रकार होते हैं। ए ऑप्शन सही है इसका। 2 वर्गों में बांटा जा सकता है, स्वर तथा व्यंजन। ध्वनि को, है ना, स्वर तथा व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 57, छोटा आ बड़ा आ छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ का क्या है? ये क्या है? ए ऑप्शन सही है, स्वर हैं ये सब, है ना, स्वर कहलाते हैं। 58 है क्वेश्चन नंबर 58, दंत वर्ग के व्यंजन बताइए। दंत वर्ग के व्यंजन बताइए। ठीक है। तो 58 क्वेश्चन का आंसर है हमारा बी। इसमें है दंत वर्ग के व्यंजन है इसमें ऑप्शन नंबर बी, तय वर्ग लय से। ठीक है। ये हैं दंत वर्ग के व्यंजन 58, तय वर्ग लय से दंत वर्ग के व्यंजन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, भाषा अधिगम के 4 कौशल क्रमशः हैं। इसमें है सी ऑप्शन, सुनना बोलना पढ़ना लिखना। 4 ऑप्शन हो गए। भाषा अधिगम के 4 कौशल क्रमशः हैं। भाषा अधिगम के 4 कौशल क्रमशः सुनना बोलना पढ़ना लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 60 क्वेश्चन, बोध का परीक्षण कितने प्रकार से किया जाता है? बोध का परीक्षण, इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन, मौखिक। इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका मौखिक तथा लिखित ऑप्शन हो जाएंगे इसका, है ना। बोध का परीक्षण 2 प्रकार से किया जाता है, मौखिक तथा लिखित। जब विद्यार्थी किसी अनुच्छेद को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देता है तो वह मौखिक होता है, किंतु जब वह प्रश्नों का उत्तर लिखित देता है तब वह लिखित परीक्षण होता है। ठीक है। बोध का परीक्षण कितने प्रकार से किया जाता है? मौखिक तथा लिखित कितने प्रकार से? 2 प्रकार से, मौखिक तथा लिखित प्रकार से दिया जाता है। ठीक है। ये है मेरे सारे प्रैक्टिस सेट का यूपी टेट प्रैक्टिस सेट 4 का 60 क्वेश्चन थे। इसमें हिंदी और बाल विकास के बारे में ये 2 सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट थे। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी संस्कृत और पर्यावरण अध्ययन का। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सब सही से पढ़िए, ठीक से पढ़िए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और कमेंट करिए, और मैं किस किस चीज़ पे वीडियो बनाऊँ आपके लिए जो आपकी परीक्षा के लिए सहायक हो। ठीक है।
थैंक यू वेरी मच।